अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स। हम क्लास 10 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 यानी कि साउंड पढ़ रहे हैं और इस सफ़र में हम साउंड की जितनी भी खसूसियात हैं वो देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्पीड ऑफ साउंड यानी कि साउंड की स्पीड के बारे में पढ़ा। आज उसी के रिलेटेड हम एक छोटा सा तजर्बा करेंगे, साथ ही साथ मिसाल 11.3 का हल भी करेंगे और साथ ही साथ एक बहुत अहम मौजू जो कि आज की दुनिया का सबसे अहम मौजू भी है जो कि है शोर की आलूदगी, वो भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम साउंड के बारे में जितनी भी मालूमात हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। इन मालूमात को इकट्ठा करते करते हम स्पीड ऑफ साउंड यानी कि साउंड की स्पीड के बारे में डिस्कशन हमारी चल रही है। हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से साउंड की स्पीड मीडियम के चेंज होने से तब्दील होती रहती है और हम ये भी देख चुके हैं कि एक ही मीडियम के अंदर अगर हम डिफरेंट कंडीशंस को चेंज कर दें, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर मैं हवा के अंदर प्रेशर, टेम्परेचर और नमी का तनासुब तब्दील कर दूं तो हासिल होने वाली जो साउंड की स्पीड होगी वो भी तब्दील हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम एक सरगर्मी की मदद से मेजर करेंगे कि किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सरगर्मी करने के लिए आपको कोई बहुत महंगे ऑपरेटर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ दो छोटे छोटे से ऑपरेटर्स लेने हैं और ये तजर्बा करने के लिए आपको किसी ऐसे हाल में जाना होगा कि जिसकी दीवारें बहुत ज्यादा हमवार हों और वो हाल खाली हो ताकि जो गूंज आ रही है वो अच्छी आ सके। हेडिंग का नाम है जी इको के तरीके से साउंड की स्पीड की पैमाइश। इको का क्या मतलब बताया था स्टूडेंट्स? इको कहते हैं आवाज की रिफ्लेक्शन से जो गूंज पैदा होती है। हमने देखा था कि आवाज की रिफ्लेक्शन में आप किसी जगह पे खड़े हैं, आप बोलते हैं और बोलने से जो मीडियम सामने पड़ा हुआ है आवाज वहां पे जाके टकराती है। टकराने के बाद दोबारा आपके कानों में आएगी और कानों से एक समात का एहसास पैदा होगा और उस वजह से आपको गूंज सुनाई देगी। अब स्टूडेंट्स, इस सरगर्मी के लिए आपको जो ऑपरेटर्स चाहिए होंगे वो क्या होंगे? स्टूडेंट्स, पहले तो आपको पैमाइश वाला फीता होना चाहिए आपके पास जो कि ये चीज पैमाइश कर सके कि आप और उस दीवार यानी कि मीडियम के दरमियान फासला कितना है। तो पैमाइश के लिए एक कोई ना कोई फीता होना चाहिए आपके पास। एक चीज तो यह हो गई। नंबर 2 क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए जी। अब ये स्टॉप वॉच क्या करेगी? स्टॉप वॉच मेजर करेगी उस टाइम को जिसमें आवाज आपके लबों से निकली, दीवार तक पहुंची, दीवार से टकराने के बाद आपके कानों में दाखिल हुई। और इस सब सरगर्मी के लिए आपको एक अदद हमवार दीवार की भी जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट्स, तो तीसरी जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक हमवार दीवार। और ये हमवार दीवार का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? ये इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि जो गूंज पैदा हो वो बहुत अच्छी हो। ये ना हो कि आप किसी ऐसी दीवार के साथ ये तजर्बा कर रहे हों जिसमें छोटे छोटे सुराख हों कि आप बोले और आपकी आवाज उन छोटे छोटे सुराखों के अंदर जज़ब हो जाए और जो आवाज टकरा के आप तक पहुंचे वो फिर गूंज उस कदर अच्छी नहीं होगी और इससे आपके तजर्बे के ऊपर कुछ असर पड़ सकता है। स्टूडेंट्स, अब ये तजर्बा किस तरह करेंगे? फर्ज करें आप इस जगह पे खड़े हैं और आपके सामने यहां पे कोई दीवार है। फर्ज करें आप में और दीवार में 500 मीटर का फासला है। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है? आपने अपने दोनों हाथों से ताली बजानी है। अब ताली एक बजाएंगे तो हो सकता है कि आवाज जाए टकरा के वापस आए, तो आपको टाइम नोट करने में चूंकि बहुत थोड़ा टाइम लेगी तो आपको टाइम नोट करने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी। तो इसके लिए आप क्या करें? आप तालियों की तादाद को बढ़ा दें। किस तरह से बढ़ाएं कि आप पहले एक ताली बजा रहे थे, अब 10 तालियां बजाएं। अब जैसे ही आप ताली बजाएंगे वैसे ही स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। इसका मतलब है कि अब टाइम चलना शुरू हो गया। अब एक ताली की आवाज जाएगी, आपके कानों में आएगी, दूसरी ताली की आवाज जाएगी आपके कानों में, और इसी तरह से तालियों की आवाज रिफ्लेक्ट होके आपके कानों में पड़ती रहेंगी।
अब जैसे ही 10वीं ताली की आवाज आपके कानों में पड़े, आप स्टॉप वॉच बंद कर दें। स्टॉप वॉच बंद करेंगे तो आपके पास टाइम भी आ जाएगा स्टूडेंट्स। टाइम क्या आएगा? ये जो भी आपके पास टाइम आएगा आप उसको मेजर कर लीजिएगा। अब चूंकि आप चाहते हैं कि वो वाला वक्त मेजर करें कि जिसमें ताली की आवाज टकरा के वापस आई और वो एक ताली की आवाज से ही आपको पता चल जाएगा, तो आपने चूंकि 10 तालियां बजाई थी तो इस टाइम को जैसे ही आप 10 पे तकसीम करेंगे तो एक ताली की आवाज के लिए जो रिफ्लेक्शन का अमल हुआ वो टाइम आप नोट कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप एक मशहूर जमाना फार्मूला S इज इक्वल टू VT लगाएंगे और जैसे ही डिस्टेंस आपको पता है 500 मीटर है, टाइम आप स्टॉप वॉच से ले चुके हैं, तो V इज इक्वल टू S/T जैसे ही आप ये वैल्यूज लगाएंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप स्पीड ऑफ साउंड यानी कि साउंड की स्पीड को मेजर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि साउंड की स्पीड को मेजर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये सारा तरीका उसी तरह से है जिस तरह से फ्रेंच एकेडमी के मेंबर्स ने किया था। उन्होंने भी इसी प्रिंसिपल, इसी असूल के तहत स्पीड ऑफ साउंड मेजर की थी। और स्टूडेंट्स ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि साउंड की स्पीड टेम्परेचर के बढ़ाने से तब्दील हो रही है और इसके लिए आपकी किताब में टेबल 11.2 भी दिया गया है। उसमें आप देख सकते हैं कि हवा के अंदर साउंड की स्पीड 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भी दी गई है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भी दी गई है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी दी गई है। और आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी स्पीड्स चेंज हैं, तब्दील हैं, कोई भी स्पीड की वैल्यू एक जैसी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपने ये सारी वैल्यूज को याद भी रखना है ताकि एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये वैल्यूज याद हों। अब चलते हैं इस फार्मूले के रिलेटेड कोई एग्जांपल करने के लिए। अब आप जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर कोई भी फार्मूला पढ़ें तो उस फार्मूले के लिहाज से हम कोई ना कोई मिसाल भी सॉल्व करते हैं, उसको हल करते हैं। तो चलें इस फार्मूले के रिलेटेड जो मिसाल आपकी किताब में दी गई है वो है मिसाल 11.3। जी तो स्टूडेंट्स ये मैंने स्टेटमेंट के अंदर से जितनी भी दी गई मालूमात थी, अहम मालूमात थी, मैंने निकाल के आपके सामने रख दी। सवाल के अंदर वो ये पूछ रहा है कि आसमानी गरज से पैदा होने वाली बिजली आसमानी गरज से 1.5 सेकंड पहले सुनाई देती है। अगर साउंड की स्पीड 332 मीटर फी सेकंड हो तो आपने वो फासला मेजर करना है कि वो बादल जिससे ये बिजली पैदा हो रही है वो कितनी दूर है। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक बड़ी अहम बात और आ गई। यहां पे उसने कहा है कि गरज से पैदा होने वाली बिजली पहले दिखाई दे रही है और गरज बाद में सुनाई दे रही है। और ये दोबारा इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि स्पीड ऑफ लाइट हवा में ज्यादा होगी और स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। हम ये देख चुके हैं कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर फी सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर का फासला तय करती है और स्पीड ऑफ साउंड 1 सेकंड में तकरीबन 340 मीटर फी सेकंड का फासला तय करती है। तो स्टूडेंट्स चलें अब हम जानते हैं एक फार्मूला जिसकी मदद से हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या जो मिसाल 11.3 है वो हल कर सकते हैं। हम जानते हैं जी फार्मूला हमारे पास है। कौन सा फार्मूला है जी हमारे पास? ये आपके सामने लिखा हुआ है S बराबर है VT के। अब हमारे पास V भी मौजूद, T भी मौजूद। सिंपल क्या करेंगे, रकमें दर्ज करेंगे और रकमें दर्ज करने के बाद इन दोनों को ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम करेंगे 332 और इसको ज़रब देंगे 1.5 सेकंड्स के साथ। तो स्टूडेंट्स जो फासला हमारे पास आएगा वो आएगा तकरीबन 498 मीटर। हमने पूछी गई चीज यानी कि वो फासला जो कि बादलों का हमसे है वो फाइंड आउट करना था, वो हम कर चुके। लेकिन क्या ऐसा करना काफी है स्टूडेंट्स? जी नहीं। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो हम एक नतीजे की हेडिंग देके उसके अंदर अपने सारे रिजल्ट्स को डिफाइन कंक्लूड करते हैं। हम ये कहेंगे कि अगर बिजली की चमक बादलों की गरज से 1.5 सेकंड पहले सुनाई दे रही है जबकि स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर फी सेकंड है तो हमसे बादलों का फासला 498 मीटर होगा।
स्टूडेंट्स ये बात लफ्जों में आप लिख देंगे जिस तरह मैंने बोली, और आप लिख देंगे जो की रिजल्ट है हमारे पास वो ये न जी, हमने अपने न्यूमेरिकल के अंदर सारी चीजें डिस्कस कर ली। स्टूडेंट्स अब हमने जितनी भी साउंड के बारे में डिस्कशन की, अब उसको अपने जहन में रखते हुए ताकि आगे जितनी भी चीजें हैं आपको अच्छे तरीके से पता हो, हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब जो कि है शोर, यानी कि शोर की आलूदगी भी इसे कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि शोर क्या है? शोर किसी भी ऐसी चीज को कहेंगे कि जब साउंड एक काबिले बर्दाश्त हद से बढ़ जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर शहरों की तरफ रुख करें तो शहरों में चूंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, यानी सनतें बहुत ज्यादा हैं, तो इसकी वजह से वहां पे चलने वाली मशीनों का साउंड, वहां पे रहने वाले लोगों का साउंड, वहां पे इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों का साउंड, गाड़ियों के हॉर्न्स का साउंड, और साथ ही साथ अलार्म्स का साउंड, और इन सब साउंड को जब एक ही जगह पे हम पढ़ेंगे, एक ही जगह पे आप जब इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? वो साउंड जो कि आपके कानों की एक काबिले समात हद है उससे बढ़ जाएगा, और जैसे ही ये उस हद से बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे कि साउंड अब शोर की आलूदगी के अंदर बदल चुका है। स्टूडेंट्स रोजमर्रा की जिंदगी में आपका वास्ता दो किस्म की साउंड से पड़ता है, या तो कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो कि आपके कानों को बड़ी अच्छी महसूस होती हैं, बड़ी भली महसूस होती हैं, जैसे कि आप म्यूजिक सुनते हैं, हारमोनियम सुनते हैं, पियानो की आवाज सुनते हैं, गिटार की आवाज सुनते हैं, तो वो सुन के आपके कानों पे अच्छा असर पड़ता है, इससे आपकी तबीयत जितनी है वो फ्रेश हो जाती है, आप अच्छा महसूस करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसी के बरक्स आपको किसी ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जाए जहां पे मशीनों की आवाज बहुत ज्यादा है, जहां पे ट्रैफिक की आवाज बहुत ज्यादा है, जहां पे ट्रैफिक से पैदा होने वाले साउंड्स यानी कि हॉर्न्स की आवाज बहुत ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स क्या आप उस जगह पे अच्छा महसूस करेंगे? तो जवाब होगा हरगिज नहीं। वो आवाज जो कि आप पे नेगेटिव इंपैक्ट डाले, बुरा असर डाले, हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो शोर है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यह हुआ कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में दो इकसाम की आवाजों का सामना करते हैं। हम उन दोनों को अलग अलग हेडिंग के अंदर लिख देते हैं। एक को हम नाम देंगे म्यूजिकल साउंड का, और स्टूडेंट्स म्यूजिकल साउंड आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, म्यूजिकल साउंड क्या होंगी? ऐसी साउंड्स जो कि आपके कानों को अच्छी और भली महसूस हों, उनको क्या नाम देंगे? म्यूजिकल साउंड्स का। और अगर आपसे कह दिया जाए डिफाइन करें शोर क्या है, तो उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो उसको आप कहेंगे कि ऐसी साउंड्स जो नाखुशगवार हों उसे शोर कहेंगे। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे सनतें बहुत ज्यादा हैं, फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं, उनका घर किसी ऐसी जगह पे है जहां पे गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती हैं, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि वो लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, वो गुस्सा भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, उनकी नींद भी कुछ इस तरह से पूरी नहीं होती। और स्टूडेंट्स ये सारी वजह है शोर की। ये किस वजह से पैदा हो रहे हैं? शोर की आलूदगी की वजह से ये असरात उनकी तबीयत में पैदा हो रहे हैं। तो शोर हमने देखा कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमारी सेहत पे बुरे असरात डालता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शोर हाइपरटेंशन यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा, जिसे हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर शूट कर गया, वो किस वजह से करता है कि अगर कोई इंसान किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है या रह रहा है जहां पे बहुत ज्यादा उसे शोर का सामना करना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि उसको हाइपरटेंशन की बीमारी, उसकी वजह क्या है? शोर की आलूदगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स बेसुनी को आप ये भी कह सकते हैं स्लीपलेसनेस, यानी कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, वो रात को सोता है लेकिन उसका घर किसी एयरपोर्ट के पास है या समझ लें रेलवे स्टेशन के पास है, तो अब आने वाली रेलगाड़ियां या हवाई जहाज उसकी नींद में खलल पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो आरामदेह नींद नहीं ले पाता। तो बेसुनी भी
शोर की आलूदगी की वजह से है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, गुस्सा, डिप्रेशन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं शोर की आलूदगी की वजह से इंसानी सेहत पे मुरतब होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किसी ऐसी आइडियल दुनिया में तो नहीं रहते कि जहां पे शोर का तसव्वुर ही ना हो। लाजमी बात है, हम चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, हम एक अमली जिंदगी के अंदर हैं, वहां पे गाड़ियां भी होंगी, वहां पे फैक्ट्रियां भी होंगी, वहां पे सनतें भी होंगी। तो ऐसा क्या हो सकता है कि हम शोर में भी रहें लेकिन शोर को किसी काबिले बर्दाश्त हद तक ले सकें। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह हुआ कि लाउडनेस की कोई खास हद है कि जिसके अंदर हम अगर रहें तो वो हमारे लिए महफूज तस्वुर की जाएगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, और वो क्या रेंज है स्टूडेंट्स? वो रेंज है जी 85 से 90 डेसिबल। कि अगर इंसान रोजाना की 85 से 90 डेसिबल की लाउडनेस को अपने अंदर जज़ब कर रहा है, सुन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये उसके लिए एक महफूज हद है। लेकिन क्या स्टूडेंट्स, क्या हर वक्त वो 85 या 90 डेसिबल वाले लाउडनेस वाली जगह पे रहे? तो जवाब है हरगिज नहीं। ये जो सेफ लिमिट है, ये जो महफूज हद है, ये सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 घंटों के लिए काबिल बर्दाश्त होगी। अगर आप 9 घंटों से ज्यादा 85 से 90 डेसिबल की आवाज में रहना शुरू हो गए तो यह दोबारा आपके लिए शोर की आलूदगी का बाइस बनेगी और जिसकी वजह से आपकी सेहत पे बुरे असरात पैदा होंगे। बहुत सी कंट्रीज में यह सेफ लिमिट तस्वुर की जाती है। अब स्टूडेंट्स, सवाल यह पैदा होता है कि वो लोग जो ऐसी सनतों में काम करते हैं जहां पे हैवी मशीनरी, बहुत भारी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि स्टील मिल्स हैं, रेलवे की मिल्स हैं, यहां पे तो हर वक्त कोई ना कोई शोर तो पैदा होता रहेगा क्योंकि वहां पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने काम ही उसके साथ करना है। तो अब क्या तरीका अपनाया जाए? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए माहौलियाती दोस्त आलात का इस्तेमाल किया जाए। एक खास किस्म के हेडफोन्स मिलते हैं जो कि आप देख भी सकते हैं। अगर इसको पहन लिया जाए तो आवाज की जो लाउडनेस है उसमें कुछ हद तक कमी हो जाती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो पायलट्स होते हैं जो कि हवाई जहाज उड़ाते हैं या फाइटर जेट्स उड़ाते हैं, वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि वो भी, अगर तो वो फाइटर जेट है तो उसमें पायलट एक खास किस्म का हेलमेट पहनता है। हेलमेट के अंदर खास किस्म के हेडफोन्स लगे होते हैं। स्टूडेंट्स, वो हेडफोन्स क्या करते हैं कि जहाज के इंजन की आवाज से पैदा होने वाले शोर को बदल देते हैं एक बहुत कम लाउडनेस वाली आवाज में, जिसकी वजह से पायलट्स शोर की आलूदगी से महफूज रहते हैं और इसकी वजह से उनकी सेहत पे बुरे असरात कम पड़ते हैं। क्योंकि अगर वो शोर में ज्यादा देर के लिए रहना शुरू हो जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर वो सही फैसला ना कर सकें जो कि मुल्क और कौम के लिए खतरे का बाइस भी हो सकता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, किसी ऐसी जगहों पर इंतखाब किया जाए जहां पे सनतें कम हो। साथ ही साथ आप ये भी, जहां पे आपने घर लेना है रहने के लिए, वहां पे ये एहतियात लाजमी करें कि आसपास कोई एयरपोर्ट, कोई रेलवे स्टेशन या कोई बस अड्डा ना हो, क्योंकि अगर आप वहां पे रहेंगे तो आप शोर की आलूदगी से नहीं बच सकेंगे। लेकिन अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पे है जहां पे ये सारी चीजें हैं तो उसके लिए आपको जो एहतियात करनी पड़ेगी, आप अपने घर की दीवारों पे फोम लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, फोम क्या करेगा? फोम के अंदर आप जानते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख होते हैं जो आम आंख से तो दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से उसे देखा जाए तो आप वाज़िया तौर पे देख सकेंगे कि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से सुराख होंगे। स्टूडेंट्स, ये सुराख क्या करेंगे? ये सुराख गैर जरूरी आवाज को जज़ब कर लेंगे। लेकिन इसका यह नुकसान भी है कि अगर आपकी अम्मी आपको बुला रही हैं तो हो सकता है आपकी अम्मी की आवाज उस फोम की आवाज में दब जाए और फिर आपको उसके असरात का भी सामना करना पड़े। तो कोशिश करें कि उस जगह पे आप रहें जहां पे आपको शोर की आलूदगी कम से कम फेस करनी पड़े। तो उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें हैं हमने इनको समझ लिया है। अब अगर एक हद से ज्यादा लाउडनेस बढ़ती चली जा रही है या कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहां पे बहुत ऊंची भी बोलना पड़ता है, उस जगह पे हम किस तरह के आलात नस्ब करेंगे, उसको किस तरह से डिजाइन करेंगे, यह सब जानने के लिए आप इंतजार करें अगले लेक्चर्स का। इंशाल्लाह आने वाले मौज़ूआत को हम अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब आप सीख चुके हैं कि अगर आपने स्पीड ऑफ साउंड
घर बैठे मुहैया करनी है तो कितनी आसानी के साथ हम मुहैया कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने आज के लेक्चर में मिसाल 11.3 भी हल कर ली और साथ ही साथ इस दुनिया के सबसे अहम मौजू यानी कि शोर की आलूदगी के बारे में भी हमने अपनी बहस की। शोर को मजीद किस तरह से कम किया जा सकता है ये हम देखेंगे इंशाल्लाह अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में।